मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने ग्राम विकास बोर्ड के तहत प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। का हुकूमत तरक्की को दे रही अव्वलीन तरजीह। जयपुर बीजेपी के दफ्तर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती मुहिम का इनेकाद। वज़ीर आला भजनलाल शर्मा और दीगर ने की शिरकत। एआई समिट में एहतजाज का मामला। दिल्ली की अदालत ने उदयभान चिप को 4 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयभानु के गिरफ्तारी की मजम्मत की। मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशान। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा उनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ग्राम विकास बोर्ड के तहत प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है और ग्राम विकास बोर्ड के जरिए सड़कों की तामीर, निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी, पीने के साफ पानी की फराहमी और कम्युनिटी सेंटर्स की तामीर जैसे अहम इकदाम किए जा रहे हैं। एक जमाना था जब छोरियों को पगड़ी नहीं पहनाते थे, पर आज बेटे और बेटी का फर्क खत्म करके आप सबने जो विश्वास अपनी इस बेटी में जताया है, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं भी विश्वास दिलाती हूं कि अपने इस गांव देहात के लिए मैं कोई भी कोर कसर छोड़ूंगी नहीं। वर्षों से जो जो आप सबके मन में आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, इस क्षेत्र की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी करके देगी। आज तो 264 करोड़ की योजनाएं हम अपने सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के इस क्षेत्र में, हमारे विधायक भाई गजेंद्र दराल जी के क्षेत्र में आए हैं इन योजनाओं की शुरुआत करने के लिए। पर मैं बधाई देती हूं अपने ग्रामीण विकास मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी को और ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन भाई राजकुमार जी को, जिन्होंने इस एक साल में यानी 365 दिन में पूरी गांव देहात की जो हमारी बेल्ट है, इसमें लगभग 1600 करोड़ के काम लगा के दिए हैं। जयपुर बीजेपी के दफ्तर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती मुहिम इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वर्क प्लान की मीटिंग भी हुई। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला भजनलाल शर्मा, रियासती सदर मदन राठौड़ और कौमी मुहिम के कोऑर्डिनेटर विष्णुदत्त शर्मा ने शिरकत की। इस इजलास के मौके पर तंजीमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क दुश्मन अनासिर के तर्जुमान बन चुके हैं। वो मुल्क दुश्मन एजेंडे चलाते हैं। उनका वाहिद मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकॉनमी सबसे तेज़ी से बढ़ती है तो उसको डेड इकॉनमी बोलते हैं। इंडिया एआई समिट जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहाँ पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या अब विदेशों से तय हो रही है?
क्या कांग्रेस पार्टी विदेशियों का एजेंडा चला रही है? क्या अंकल सैम और सोरोस के कहने पर यह पार्टी अब चल रही है? क्या भारत के प्रतिद्वंदी देश उनका सहयोग अब कांग्रेस पार्टी कर रही है? राहुल गांधी दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में बगैर शर्ट के एहतजाज के सिलसिले में इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आज नौजवान नौकरियों के लिए बेताब है। मरकजी हुकूमत की अवाम में नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत नौजवानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा। तो दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एहतजाज के ज़िमन में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 4 दिन की तहवील की इजाज़त दी। वो उदय भानु से एआई समेत एहतजाज में उसके किरदार पर पूछताछ करेंगे। Well, primarily we are arguing in the dark because they have not even produced the FIR. They are saying the FIR is so sensitive that we have to make a request. The commissioner will constitute a committee and then they will decide whether they'll give the FIR. Secondly, they said that they need him because he's the mastermind and they have to go to recover T-shirts from Himachal and other places. And so our argument was very simple. Our argument is that he's the national president of an opposition youth body. He was never there. He was never in coordination with them. And if this is the way we are going to react, because with the case made out is that the national honor and national shame has been brought. So we said and we argued that please understand that in every healthy democracy, in every event like that internationally, you have these kinds of protests. You may not agree with the protests, but the protests are the part of democracy. In court, they sought 7 days PC and 4 days PC was granted. The court made an observation that 7 days PC is too long for such offences. And for what would I say? I mean, PC is not at all required. What is PC required for? For obtaining T-shirts. They already have the T-shirts. Now, are we living in North Korea or, some place where there is no law of the land? I mean, for procuring T-shirts for recovery, which they already have, what is the need of PC? And they have got 4 days PC and it is specifically recorded in the order that he will have the right to counsel during interrogation. The lawyer will be present, he'll be allowed inside, and within 24 hours there has to be an MLC. So these are the basic observations. इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु की गिरफ्तारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के मासूम लोगों को दहशतगर्दी के नाम पर फंसाया जाता है के तबसरे पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर व रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसकी हिमायत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों में जिनमें 187 लोग मारे गए, जिनमें 12 नौजवान गिरफ्तार हुए और निचली अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई, बेकसूर 19 साल तक जेल में रहे, जबकि हाईकोर्ट ने इंसाफ किया है, बेगुनाह साबित हुए। बिल्कुल सही बात है, ये मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इसलिए कि आप देखिए मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 187 लोग मारे गए थे, उसमें 12 नौजवान पकड़े गए और निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाया, हाई कोर्ट ने इंसाफ किया, बेगुनाह छूटे, 19 साल तक बेगुनाह रहे, फिर भी हमारी सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया केस। लेकिन सामने जो मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पुरोहित पांडे और ये लोग थे इसके अंदर, हाँ ये लोग थे इसमें, इनके केस में सरकारी वकील से कहा गया इनके साथ नरमी बरतो, और उसमें जो है ना मैक्सिमम जो है गवाह जो थे विटनेस से हॉस्टाइल हो गए, उन पर केस नहीं किया गया और ये छूट गए। छूटने के बाद अपील भी नहीं की गई। तो सामने दिख रहा है ना कि कानून क्या है देश के अंदर, ये मुसलमानों को क्यों जबरदस्ती फंसाया जाता है। कांग्रेस के रुकने असेंबली कमरुल हुदा ने कहा कि यह सच है कि दहशतगर्दी के नाम पर अक्सर बेगुनाहों को फंसाया जाता है। अगर आप किसी भी जेल का दौरा करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम कैदियों में से सिर्फ 10 ही असल में कसूरवार हैं, बाकी को झूठे तरीके से कैद किया गया है। कुल सच्चाई है कि आतंकवादी के नाम पर निर्दोषों को फंसाया जाता है। आज आप जेल के अंदर में चले जाइए, जेल का हकीकत ये है कि अगर उसमें जितने भी जेली हैं, जितने भी लोग कैदी हैं, उन कैदियों में अगर देखा जाए तो 10 कैदी ही आपको मिलेगा जो सही जुर्म करके गया है। 90 कैदी लोग निर्दोष चले गए हैं। ये पुलिस वाले उन लोगों को फंसा करके जेल में भेज देते हैं, अच्छे लोगों को बचा लेते हैं, बड़े लोगों को बचा लेते हैं। जो इमरान पर महाराष्ट्र असेंबली में बजट सेशन के दौरान फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने इस मामले की तहकीकात करवाने पर भी जोर दिया। बिहार में असेंबली के बाहर अपोजिशन के कायदीन ने मुख्तलिफ मसाइल पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने हुकूमत पर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि रियासत में महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के अरकान असेंबली ने बजट सेशन के दौरान विधानसभा की तरफ एहतजाजी मार्च किया। इस एहतजाज में एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के सदर, साबिक वजीर आफ्ताब अहमद और साबिक वजीर अशोक अरोड़ा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये सरकार हर उसमें विफल है। ना कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, बेरोजगारी में ब्रेक हो गया और आपका मुआवजा नहीं मिल रहा किसानों को नहीं मिल रही। हर मुद्दे पे सरकार विफल है। अब मनरेगा जो गरीब आदमी के लिए था उसको बदल रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है उसको खत्म ही करना है।
क्यों 8 लाख मनरेगा के रजिस्टर्ड वर्कर हैं और इन्होंने कुल 21 आदमियों 100 दिन का रोजगार दिया है और कंपनसेशन देने का उसमें था। पिछले साल में 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया। मनरेगा का जो मजदूर है, जो लाभार्थी है, वो 90% दलित और बैकवर्ड क्लास से हैं और ये जो इन्होंने वायदे किए थे, 20 वायदे किए थे, जैसे सारी महिलाओं को 21 से 21 देंगे। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है विधायक साथियों के द्वारा, हर विधायक चुना हुआ विधायक आपके सामने 37 MLA हैं और हर कोई विधायक 1 लाख वोट को 1.5 लाख वोट लेकर के आए हैं। तो ये प्रदेश के केवल एक 37 विधायकों का नहीं है, लाखों लोगों का जो प्रतिनिधि है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। चाहे वो लैंड ऑर्डर का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, घोटालों का मामला हो, सबको लेकर के सरकार पूरी तरह से फेल है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट ST हसन ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर के उस बयान की हिमायत की है जिसमें अय्यर ने कहा था कि इंडिया इत्तेहाद ममता बनर्जी के बगैर अधूरा है। ST हसन ने कहा कि ममता बनर्जी मुल्क की बड़ी लीडर हैं और उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर कोई पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर ने तालिबान उखवत की जानिब से खवातीन से मुतल्लिक किए गए रिमार्क्स को गैर इस्लामी करार दिया। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ममता बनर्जी बहुत सीनियर लीडर हैं देश की और उनका एक्सेप्टेंस सारे वर्गों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब उनको पसंद करते हैं। तो जिसका एक्सेप्टेंस हो वो जाहिर है देश का बड़ा नेता होता है, वही लीड कर सकता है देश को। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीछे हट जाना चाहिए, ममता बनर्जी को आगे कर देना चाहिए। अब ऐसा अगर ममता बनर्जी आगे नहीं आती तो और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या MP स्टेलिन को आगे कर देना चाहिए। देखिए राहुल जी का एक्सेप्टेंस आप लोगों ने बहुत बिगाड़ रखा है। तो मैं समझता हूँ देश हित में यही होगा कि जिसका सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, अब असल में डिपेंड करता है कि किसके कितने MPs आते हैं। अब जाहिर है अगर राहुल जी के MP बहुत ज्यादा हैं तो वहीं पे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब राहुल जी या कांग्रेस, ऐसा तो है नहीं कि 150 MP लाने के बाद वो किसी को सपोर्ट कर दें और सपोर्ट लेना, ये क्या पॉसिबल है? दूसरा सवाल है, तालिबान ने एक फरमान जारी करा है, नया फरमान है कि अपने घर की महिलाओं को जब तक पीटे, जब तक उसकी हड्डियां टूट जाए, अगर हड्डी टूटने पर ही इसे घरेलू हिंसा माना जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं? ये गैर इस्लामी बात है। पीटने की इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, प्यार करने की इजाजत है। इस्लाम तो ये कहता है कि अपने घर वाली को अगर अपने हाथ से आप खाना खिला रहे हैं तो वो भी आप सवाब का काम कर रहे हैं। मुंबई कल्याण ईस्ट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज की अलामत से परेशान एक 30 साल शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाकये से पूरे इलाके में शोक की लहर उठ गई है। तिसगांव नाका के रहने वाले आयुष विश्वनाथन ने ये इंतहाई कदम उठाया है। जराये के मुताबिक इस इलाके में चंद रोज कबल एक आवारा कुत्ते ने उसे काट लिया था। बताया जाता है कि उसने इंजेक्शन भी लगाया था। अहले खाना और पड़ोसियों का कहना है कि वो गुज़श्ता 2-3 रोज से ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम था। इतवार की रात घर पर कोई मौजूद नहीं था। नौजवान ने खुदकुशी नोट लिखकर फांसी लगा ली। इत्तला मिलने पर पुलिस के जाए वक़ुआ पर पहुंची और तहकीकात जारी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में एक स्कूल बस में हादसे का, वहां पर वो बस शिकार हो गई। इस हादसे में तकरीबन 32 तलबा और असातिज़ा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस मामले की तहकीकात जारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बर्मन के करीब ज़ेर तामीर पुल पर एक गाड़ी उलटने से 3 मजदूर हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाकया सोतला पुलिस स्टेशन हुदूद में बर्मन चौकी के इलाके में उस वक्त पेश आया जब गाड़ी जो 10 मजदूरों को नरसिंहपुर से लेकर हाईवे के रास्ते से गुजर रही थी, तामीराती काम के लिए ले जा रही थी, उलट गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को करेली के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
इस इलाके में पुलिस स्टेशन ऑफिसर प्रियंका कुवैत ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। गाड़ी जो है उसकी रफ्तार से अनियंत्रित होकर ओवर ब्रिज के नीचे की तरफ आ गई। उसमें एक्सीडेंट से कुछ लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसमें अपराध कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। सर कुछ पता चला कि गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी, जो मजदूर थे वो क्या काम कर रहे थे? नरसिंहपुर से राजमार्ग की तरफ जा रही थी और उसमें मजदूर थे तो कहीं पे काम लगा हुआ था, तो वो लेबर को लेकर के जा रहे थे। राजस्थान इंसदाद और दहशतगर्दी स्क्वाड ने बाड़मेर में एक मसनूई मंशियात की फैक्ट्री पर एक बड़ा छापा मारा। मंशियात की तैयारी से कबल ही फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे तबाह कर दिया गया। पुलिस वक्तारों ने बताया कि एक वीरान इलाके में वाक़ फैक्ट्री से बड़ी मिकदार में MDMA और मंशियात बनाने का दीगर सामान और केमिकल जब्त किया गया है। भगाराम पुत्र रिजुलाल नाम का यह व्यक्ति, जो पहले शराब तस्कर था, ITI की पढ़ाई करके शराब तस्करी के धंधे में रहा। आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे शराब तस्करी के हुए। भागता भागता फिरा, कर्ज में डूबा और फिर इसके मन में यह काला षड्यंत्र बुना इसने और MD बनाने की फैक्ट्री चौहटन इलाके में रोहिड़ा गांव में बनाने का इसने प्रयास किया। भारत सरकार ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स, संकेतन चिन्ह जारी किए हैं। संदिग्ध स्थलों के जिन संकेतों के आधार पर माना जा सकता है कि वहाँ MD का उत्पादन किया जा रहा हो, और उन्हीं एक संकेत का अनुसरण करते हुए रोहिड़ा की ढाणी तक पहुंची NTF की टीम और वहाँ से भारी मात्रा में MD बनाने के पूर्ववर्ती जनक रसायन, प्रिकर्सर केमिकल्स और कुछ संयंत्र बरामद कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। जो संयंत्र बरामद किए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की MD इससे उत्पादन की जा सकती थी। मुंसिफ न्यूज पर फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।